आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 3 दिन बाद 16 तारीख को नतीजे आने हैं। देश में कैसे बनेगी सरकार, किसकी बनेगी सरकार, क्या अब की बारी मोदी की बनेगी सरकार। लेकिन जिस ढंग से एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। तमाम तरह के एग्जिट पोल, अलग अलग चैनल्स, अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन टुडे चाणक्य न्यूज 24 के एग्जिट पोल की बात करें तो साफ साफ बहुमत बीजेपी और एनडीए को, और बहुमत से कहीं ज्यादा। लेकिन कई और एजेंसी जो हैं, कई और न्यूज चैनल्स हैं, उनके हवाले से भी बात करें तो नंबर साफ इस तरफ इशारा करते हैं कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी करीब करीब तय है। लेकिन सवाल उठता है एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर। लगातार सवाल उठा रहे मेहमान, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, अलग अलग पार्टीज, खासतौर से कांग्रेस। और कांग्रेस हमेशा जैसा कि करती है, कांग्रेस ऐसे किसी भी डिबेट में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होते। और पिछले 3-4 सालों से अक्सर हुआ है कि जब भी एग्जिट पोल पर बहस होती है, कांग्रेस के नेता इसे खारिज करते हुए कहते हैं इसे यकीन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बहस से बाहर खुद को रखते हैं। लेकिन हाल के दिनों में, अगर पिछले दिनों 4 राज्यों में हुए चुनाव की बात करें नवंबर में, या उसके पहले बिहार, बंगाल, यूपी के चुनाव की बात करें 2011-12, कई बार ऐसे एग्जिट पोल के नतीजे सही भी साबित हुए हैं। सवाल उठता है क्या एग्जिट पोल के नतीजे इस बार सही दिशा में जा रहे हैं या सवालिया घेरे में हैं। क्योंकि जो आपने ब्रेक के पहले सवाल सुने होंगे, लोगों की बातचीत सुनी होगी, उसमें हवाला लोग देते हैं 2004 का, 2009 का, जब एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित नहीं हुए। सवाल यह उठता है क्या इससे कोई संकेत मिल रहा है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि अगर एग्जिट पोल सही डायरेक्शन में है तो किस तरह की होगी देश की आगे आने वाले दिनों में राजनीति 16 के बाद, और किस तरह से होगी मोदी की सरकार, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं स्टूडियो में, विनोद अग्निहोत्री, कुर्बान अली, उर्मिलेश, प्रदीप सिंह और अनिल बंसल। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी नेता अभी प्रेस को एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर क्या कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडियो लौटेंगे। इज नॉट एग्जैक्ट पोल, but we are sure to better than exit poll. If exit poll is placing NDA around 280, NDA will actually surpass 300 mark. And therefore people have voted decisively for a stable government, for a government which can take decisions. And there are 3 distinct features which have emerged out of this election. First, there is at least 10% more voting practically throughout the country. तो सुना प्रकाश जावड़ेकर। जाहिर है प्रकाश जावड़ेकर अगर उनके पक्ष में एग्जिट पोल है तो वो उसको सही मानेंगे और उससे उम्मीद की किरण भी दिखेगी। और यही होता है, जिस पार्टी को उसमें अपने लिए सकारात्मक संदेश दिखता है वो पार्टी उसे सही मानती है, बाकी खारिज करती है। लेकिन शुरुआत करते हैं इसी से, एग्जिट पोल सही है गलत है ये 3 दिन बाद पता चलेगा। और एग्जिट पोल के नतीजे पर सवाल हम लगातार खड़े करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझना ये भी चाहेंगे कि अगर नतीजे इसी दिशा में आते हैं, नंबर कुछ भी हो, अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उससे आगे की राजनीति किस तरफ जाएगी और किस तरह से नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होगी। इसी के साथ कुर्बान अली, एग्जिट पोल पर हम लगातार 2 घंटे से हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद रोमाना भी आपसे बात कर रहे थे, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम माने कि जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग एजेंसीज के, कम से कम ये साफ है कि नरेंद्र मोदी सत्ता के करीब हैं। किसी एग्जिट पोल में सत्ता में पहुंच चुके हैं, किसी में करीब है, एटलीस्ट 7 RCR के दरवाजे तक तो पहुंच चुके हैं। इससे नए किस्म की राजनीति की शुरुआत कैसे देखते हैं, हम यहां से शुरू करना चाहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, आपके चैनल का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल रात 2-3 चैनलों पर मैं देख रहा था, देर रात में जो बहस चल रही थी वो ये थी कि एनडीए सत्ता के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, तो वैसी स्थिति में कौन से दल होंगे जो उसको समर्थन देकर के ये आश्वस्त करेंगे कि ये बहुमत बना रहे और वो विश्वास मत हासिल कर ले। उसमें चर्चा हो रही थी अन्ना डीएमके पार्टी की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 30 सीटें जीत के आ रही हैं जयललिता। दूसरी बात कही जा रही थी बीजू जनता दल के बारे में कि जो 15 सीट जीत करके आ रहे हैं। और तीसरा विकल्प, हालांकि उसके बारे में ममता बनर्जी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुकी है, लेकिन बावजूद इसके डेरेक ओब्रायन से बात की जा रही थी उनके पार्टी प्रवक्ता से कि साहब क्या आप भी शामिल हो सकते हैं इस बहुमत में, इस गठबंधन में। तो एक संकेत ये देने की कोशिश इन चुनावी सर्वेक्षणों के जरिए से एनडीए ये कर रहा है कि हम सत्ता के नजदीक हैं, इसलिए हमारे साथ आओ। और जो इंडिपेंडेंट कुर्बान अली, एनडीए इन सर्वेक्षण के जरिए ये कर रहा है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अलग अलग चैनल्स या जो एजेंसी सर्वे कर रही है, कोई एनडीए के हवाले से सर्वे नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों पर कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद को मैंने ये कहते हुए सुना। सही है, ठीक है,
कुर्बान, जी ठीक है कुर्बान, लेकिन अब उससे हम बात आगे बढ़ चुकी है कि अगर ये जो, जैसा कि मैंने कहा, अगर ये तस्वीर है कि 7 RCR के दरवाजे तक है नरेंद्र मोदी या दाखिल हो चुके हैं अलग अलग सर्वे से, मुझे लगता है इससे आगे आने वाली राजनीति, जिसमें सेकुलर बनाम कम्युनल की राजनीति है, जिसमें लालू यादव से लेकर मुलायम की राजनीति है, जिसमें मायावती की राजनीति है जो गुजरात का कसाई कहते हुए कमर में रस्सी बांधकर जेल भेजने की बात करती है, उस तरह की राजनीति के लिए किस तरह का स्पेस देखते हैं? ये बिल्कुल देखिए, ये कोशिश होगी और कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश कर भी दी है। आज ही आप ही के इस प्रोग्राम में मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी एम फैक्टर पर काम कर रही है। तो वो एम फैक्टर क्या है? मुलायम है, मायावती है या कोई और है? ममता है। और जाहिर है कि हालांकि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब ये कह चुके हैं कि वो विपक्ष में बैठेंगे, तीसरे मोर्चे को समर्थन नहीं देंगे, लेकिन बावजूद इसके वो अब उनके लिए ये कोशिश होनी चाहिए और होगी भी कि वो एनडीए को सरकार न बनाने दें किसी भी कीमत पर। और जाहिर है कि जो हवाला आपने दिया कि उसमें सेकुलरिज्म ही एक ऐसा इशू है। इसी पे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी 13 दिन की वाजपेयी सरकार बनने के बाद में, लेकिन वो स्कोप नहीं है। 13 दिन के वाजपेयी के सरकार के समय 160 सीटों के अंदर थी वाजपेयी की पूरी पार्टी की सीटों, और एक गुंजाइश थी 140 सीटों पर कांग्रेस थी। अभी 140 सीटों पर कांग्रेस नहीं है। उस समय लेफ्ट को 50 से ज्यादा सीटें थी, एक गठबंधन जेडीयू का था। उस समय की सिचुएशन, आज की स्थिति अलग है। मतलब गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सीटें करीब करीब 200 थी जी, लेकिन अभी वो भी स्थिति अभी भी बन रही है, क्योंकि भले ही आपका चैनल 340 दे रहा हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो 257 से लेकर के 289 की बात कर रहे हैं। कुर्बान ठीक है, अच्छी बात है, उस गुंजाइश पर जरूर बात होनी चाहिए। उर्मिलेश जी, जो एग्जिट पोल है, मैं तो अभी एग्जिट पोल को ही अगर पैमाना मानता हूं, इसमें कहीं भी 96 जैसी सिचुएशन नहीं है उर्मिलेश। देखिए सही गलत एक अलग विषय है। देखिए, आपके आने से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि मेरे लिए, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं सीरियसली लेता ही नहीं ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल। बिल्कुल एक बढ़िया चुनावी चकल्लस मानता हूं, मैंने पहले भी कहा। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बिल्कुल करीब पहुंच गए, जो एक बिल्कुल काल्पनिक सवाल है, हो सकता है ये असलियत हो जाए 16 तारीख को, तो मैं ये मानता हूं कि भाई अभी अगर उनको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाती है तब तो कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनको नहीं मिलती है और उनको वाकई एनडीए, अभी जो तथाकथित एनडीए है, यानी 25 सीटें, 25 दलों की बात कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अगर आप गिनते हैं तो पता चला इन 25 में 13 तो ऐसे हैं जो जिला स्तरीय दल हैं, जो राज्य स्तरीय दल भी नहीं है। नहीं, उसमें तमिलनाडु में 4 ऐसे दल हैं 28, हाँ, जो जिला में केवल हैं। कोई इंसाफ पार्टी और राष्ट्रीय इंसाफ पार्टी एग्जैक्टली और कोई वेल्लूर में है और कोई धर्मपुरी में है, कोई रामनाथपुरम में है। तो इस तरह के दल हैं। तो अब आप अगर आपको बाहर जाना है तो जयललिता आपको मिलती हैं, आपके सामने जगन रेड्डी मिलते हैं, आपके सामने ममता बनर्जी मिलती हैं। ये लोग हैं। ममता बनर्जी, आप क्या समझते हैं कि आज की तारीख में? लेकिन वो सब तब हैं जब इसका मतलब यहीं से शुरू करते हैं कि आप पूरी तरह ये जो भी एग्जिट पोल है, चाहे जिस भी चैनल का हो, सबको आप खारिज करते हैं इस पॉसिबिलिटी। नहीं, मैं तो एग्जिट पोल पर में, चाहे इंडिया टुडे का एग्जिट पोल हो या इंडिया टीवी का हो या टाइम्स नाउ का हो, किसी भी एग्जिट पोल में इन सब के जो नाम कर रहे हैं, देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे, एग्जिट पोल के जो नतीजे उन राज्यों से आए हैं जो 2 दलीय आमतौर पे हैं, जहां बाइपोलर इलेक्शन हुए हैं, वहां तो मैं थोड़ा बहुत यकीन कर सकता हूं। लेकिन जहां बाइपोलर इलेक्शन होता है, जहां बहुदलीय है, वहां पर भारत जैसे देश में एग्जिट पोल के नतीजे पर यकीन करना मेरे जैसे जर्नलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जिट पोल के जो सर्वेयर हैं वो गांव में अगर जाते हैं, कि मेरे गांव में गए मान लीजिए, और किसी दलित मतदाता से वो पूछे कि भैया किसको वोट दिया, वो कतई नहीं बताएगा कि हमने किसको वोट दिया। मायावती जी को वोट देगा तो भी यही कारण है कि मायावती किसी एग्जिट पोल में जीतती हुई आज तक नहीं दिखाई गई। प्रदीप सिंह, हालांकि प्रदीप जी के साथ कल भी हम कई बार बात कर चुके हैं, दोनों पहलू है। जब हम दोनों पक्ष की बात करते हैं 2004-2009 की, एक पक्ष वो भी है जब एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए, लेकिन 98-99 की बात करते हैं तो सही भी हुए, और बीते 4 राज्यों की बात करें जो नवंबर दिसंबर में, तो करीब करीब सही साबित हुए। तो क्या जो तस्वीर है, जिस ढंग से बीजेपी दावा करती रही है पिछले 1.5-2 महीने से क्लेम, हालांकि साथ में दर्शकों को यह भी बता दें, इस एग्जिट पोल की वजह से हमारी भी काफी आलोचना हो रही है। लगातार ट्विटर, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग पर तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं या ये कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि आपके जो एग्जिट पोल हैं ये करीब करीब नामुमकिन है, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। प्रदीप सिंह, देखिए अजीत जी, मैं तो आपके पुराने सवाल पर, पहला सवाल जो था उस पर लौटना चाहूंगा कि अगर ये स्थिति होती है तो उसके बाद हम
एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आगे की राजनीति। हाँ, हमने एग्जिट पोल देखा ही नहीं, हमको नहीं मालूम है कि क्या आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं। मेरा मानना है कि 2014 का लोकसभा चुनाव 2009 के लोकसभा चुनाव का एक्सटेंशन है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें जो बढ़ी, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा मानना है, बहुत से लोग मानते हैं सिविल न्यूक्लियर डील जो हुई, बहुत से लोग मानते हैं मनरेगा और कर्ज माफी की वजह से हुआ। मनरेगा कर्ज माफी का सारा मामला गांव में था, और कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी वो ज्यादातर शहरों में बढ़ी। तो उसमें एक फैक्टर था, वो था देश के युवा की एस्पिरेशंस, उसकी आकांक्षा। वो हिस्ट्री का बैगेज नहीं है उसके साथ, वो कम्युनल बनाम सेकुलरिज्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता, वो रोजगार के अवसर तलाश रहा है, वो देख रहा है कि महंगाई कैसे कम हो, वो देख रहा है कि शिक्षा कैसे बढ़े। ये जो सारा पोल प्लैंक है, ये सब मोदी के पक्ष में पोलराइज हुआ, ये सारा जो इस तरह नहीं, ये जहां भी ऐसा जो करता हुआ दिखा, देखिए कई रीजनल पार्टीज भी बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी ही बढ़ने की संभावना दिख रही हो, जो भी ऐसा करेगा। लेकिन इन संभावनाओं में अगर तलाशेंगे तो रीजनल पार्टी जिसमें जेडीयू है, रीजनल पार्टी जिसमें बहुत बड़ी पार्टी यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी है, जो नंबर 2 की, नंबर 3 की नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि रीजनल पार्टी, ऐसा है कि ये उम्मीद 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक तरह से समाजवादी पार्टी ने दिखाई। अक्रॉस कास्ट लाइन समाजवादी पार्टी को समर्थन मिला। वो ऐसा नहीं है कि कोई जाति समीकरण था सिर्फ उसकी वजह से, हर वर्ग का कम ज्यादा हो सकता है। उम्मीद के वोट थे जो युवाओं का, और उम्मीद जो जगाएगा वो गलत हो सकती है, वो उससे निराश हो सकते हैं बाद में लोग, लेकिन उम्मीद जगाने में जो कामयाब होगा वो इस समय वोट पाएगा। विनोद अग्निहोत्री आ रहा हूं। उर्मिलेश जी, एक सवाल यह है कि बीजेपी ने जो अब तक पीक देखा है, 182 का पीक देखा है, 98 वाजपेयी के समय दोनों समय में 182 था, मैक्सिमम 57 था अनडिवाइडेड यूपी में, जो अगर डिवाइड करते हो तो 53 मैक्सिमम पीक देखा बीजेपी ने। अब क्या ऐसी स्थिति आ गई या आ सकती है कि वो पीक उससे बढ़कर 50, 60, 70, 80 सीटें ज्यादा आ जाए? अविश्वसनीय है, अगर ऐसा होगा तो क्या वजह हो सकती है? नहीं, मैं तो चूंकि मान ही नहीं रहा हूं कितनी सीटें आएंगी, इसलिए मैं इस पे क्या तर्क दे सकता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से 60-70 सीटें तो मैं नहीं मान रहा बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर अधिकतम सीटें आती हैं, अधिकतम अगर मैं बहुत ही लीवरेज दूं तो मैं 50 सीट से आगे नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि जिस दौर की आप बात कर रहे हैं 1999 की, वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जो प्रदीप सिंह जी बात कर रहे थे, सवर्ण और गैर यादव पिछड़ा बिल्कुल एकजुट था, और सवर्णों में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सब मिल करके एक साथ वाजपेयी के छाते के नीचे इकट्ठा थे। आज की तारीख में सवर्ण पोलराइज हुआ है बीजेपी के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या 98 में विनोद जी आई थी सीटें, 99 में 29 रह गई। हाँ, 29 कम हो गई। 98 में आई थी वाजपेयी ने, तो 98 में 29 रह गई थी। कल्याण सिंह और वाजपेयी का झगड़ा हो गया था, आपको याद होगा, और वाजपेयी को भी जीतने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी लखनऊ में, जब वो करण सिंह लड़े थे। तो वो तो खैर एक अलग बहस है। लेकिन एक बात प्रदीप जी ने भी कही कि 2004 में, 2009 में रूरल सीटों में कांग्रेस नहीं जीती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर आप आंकड़े नहीं, हमने ये नहीं कहा। नहीं, शहरों में ज्यादा जीती आपने। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो सीटें कांग्रेस की बढ़ी, हाँ, 60-65 सीटें, वही मैं बता रहा हूं, ज्यादातर शहरी सीटें। नहीं, वो बेंगलोर को छोड़कर सारे अर्बन सेंटर में कांग्रेस जीती। उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ी, 7 सीटों की जो है 22 सीटें हुई। आप उत्तर प्रदेश की नहीं, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस की अर्बन सेंटर पर सीटें बढ़ी। अर्बन सेंटर पर सीटें बढ़ी है, ये तो लंबा चौड़ा विषय है। नहीं, लंबा चौड़ा विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। ये रूरल में बहुत सीटें बढ़ी थी कांग्रेस, रूरल में बढ़ी। बिहार पर जाना होगा, बहुत दिलचस्प है ना ये, हमें ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। और फिर यही सवाल कि अगर बीजेपी, जिसने मैक्सिमम पीक देखा है 98-99 में वाजपेयी के जमाने में 182, अगर उस पीक को तोड़कर बीजेपी उससे बहुत आगे जाती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है और क्या यह मुमकिन है? इसी